चलिए कर लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, इसमें फिर ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी मोटर की स्पीड 100 आरपीएम अगर चल रही है, तो आपने एक आगे गियर लगाया, तो उसकी आपने स्पीड मतलब गेयर की टीथ रेशो ऐसे है कि मोटर के साथ एक गियर जो लगा है उसकी अगर 5 उसमें टीथ हैं, और आपने जो आगे लगाया उसके अगर 3 टीथ हैं, तो उससे आपका जो स्पीड है वो 5/3 3/5 की रेशो से कम हो जाएगी। यानी कि अगर वो पहले 100 है तो वो दूसरी जो स्पीड है वो 60 हो जाएगी। तो इस तरह जो है वो आप स्पीड को आगे, रोटेटिंग स्पीड को आगे जो है ना वो ट्रांसफर कर सकते हो बाय चूजिंग द नंबर ऑफ टीथ इन द गियर। तो गियर रेशो जो है वो आपकी मैकेनिकल पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जिस तरह कि आप इलेक्ट्रिकल के केस में आपकी जो केबल है, इलेक्ट्रिक वायर है, वो कंडक्टर जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करता है। मैकेनिकल के केस में आपके जो उसके केस में मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल केस में ट्रांसफार्मर देखें जो आपके वोल्टेज को अप डाउन करता है, तो इसके केस में आपके पास गियर्स हैं जो कि आपकी मैकेनिकल स्पीड को अप या डाउन करते हैं। अब इसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम देखें तो गियर्स इंक्रीज और डिक्रीज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक हो गया। एनर्जी ऑफ ड्राइविंग गियर, अब इसमें ड्राइविंग गियर जो है वो ये वाला ड्राइविंग गियर है, और जो दूसरा है वो फॉलोअर है। यानी कि ड्राइविंग गियर जो है वो आपके सोर्स सोर्स आप कंसिडर कर लें, जो दूसरा फॉलोअर है वो रिसीवर हो गया। तो जहाँ पे अगर आप देखें तो एनर्जी ऑफ ड्राइविंग गियर जो है वो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम करेंगे, वो हमें करना पड़ेगा हर केस में, आइडियल केस में। तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो ड्राइविंग गियर की एनर्जी है और जो रिसीविंग गियर है, उन दोनों की एनर्जी जो है वो सेम होगी। तो उसको अगर हम ड्राइविंग गियर की जो एनर्जी है वो है N1, और आगे जो है वो थीटा वन जो है वो एंगुलर मूवमेंट है, एंगुलर जितना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका गियर का। तो उसके बाद जो है वो इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फॉलोइंग गियर, जो कि आगे एक गियर है जो इसको फॉलो कर रहा है उसकी एनर्जी के इक्वल होगी। तो इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास दो गियर्स हैं, हमारे पास दो गियर्स हैं, उनकी जो है वो पहले गियर का टॉर्क जो है वो टॉ ए से रिप्रेजेंट किया है हमने, इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया J1 है। R1 इसकी जो है वो रेडियस हो गया। B1 जो है, B जो है वो इसका रोटेशनल फ्रिक्शन है। तो इसी तरह जो बी गियर 2 जो है उसके जो है वो पैरामीटर्स इसमें दिए हुए हैं पिक्चर के अंदर। तो अब अगर आप डिफरेंट कैलकुलेशंस करना चाहें तो पहला वाला जो गियर है उसका टॉर्क जो है वो इक्वल है J1 θ1 डबल डॉट। इस तरह हमने जो आपकी ट्रांसलेशन मोशन हमने पहले पढ़ी थी उसके केस में देखा था, तो वहाँ पे यही चीज़ जो थी वो F जो फोर्स थी वो MA के इक्वल थी, मतलब MA प्लस डिफरेंट अदर पैरामीटर्स थे। तो फर्स्ट जो था वो मास इनटू एक्सेलरेशन था, जबकि इस केस में हमने कहा कि मास का जो काउंटर पार्ट है वो एंगुलर इनर्शिया है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि mr² के इक्वल होता है। तो उसको अगर हम पहला पार्ट इसका हो गया J1 θ1 डबल डॉट, ये पहले गियर का। इसी तरह इसमें फ्रिक्शन की वजह से जो पार्ट है वो ये B1 θ1 डॉट आ गया। चूंकि फ्रिक्शन जो है वो मूवमेंट पे, इसमें जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी पे फ्रिक्शन जो है वो असर कर रही है। इसके अलावा फिर आगे जो है वो
T1 क्या है, जो कि इससे आगे टॉर्क ट्रांसफर हो रहा है दूसरे गियर को। तो अब अगर हम इसको गियर 2 का जो है वो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि J2 थीटा डबल डॉट 2 प्लस B2 थीटा 2 डबल सिंगल डॉट प्लस TL। TL जो है वो लोड है, इससे आगे अगर लोड हमने कनेक्ट किया तो ये तो गियर्स है ना, इसके आगे अगर आपने लोड कनेक्ट किया जहाँ पे कोई रोटेटिंग पार्ट हो सकता है, जिस तरह कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो बढ़ई हैं कुछ वो लकड़ी को, अगर लकड़ी की कोई चीज़ है वो उसके अंदर उसको एक यूनिफॉर्मली सर्कुलर जो है वो एक शेप देनी है, तो उसको घुमाते हैं मशीन के अंदर लगा के, और फिर वो एक ब्लेड या यूज़ करते हैं, तो उससे जो है वो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं मेरे ख्याल से। कोई क्वेश्चन है तो सर कर लो ये आप। जो J1 है ये फोर्स है जे? जे जो है ना ये फोर्स नहीं है। आप देखो जो ट्रांसलेशनल मोशन होती है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है, उसके केस में अगर जिस हमने कहा था टेबल है, तो टेबल को जब आपने मूव करना है तो उसकी मैस है अपना एक वेट है, तो उसको जब आप जितना मैस ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। जबकि जे जो है एंगुलर के केस में अगर गियर है कोई, तो उसका जितना ज़्यादा उसकी अपनी मैस होगी ना, उतना ज़्यादा उस पर रोटेटिंग फोर्स टॉर्क लगाना पड़ेगा। जे जो है वो बेसिकली एंगुलर उसकी उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो यानी कि बेसिकली ये मैस का एक काउंटर, मैस का आप कहना इक्विवेलेंट है रोटेटरी मोशन के लिए। इक्विवेलेंट पार्ट जब आप रोटेशन में जाएंगे तो मैस के बजाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस्तेमाल होगा। एंगुलर मोमेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं इसको। ठीक। एम आर स्केयर इसका वो यूनिट होता है, एम इंटू आर स्केयर, यानी कि आर आर जो है वो रेडियस होता है उसका, जितना गियर का रेडियस होगा। इसी तरह आप जो है ये देख सकते हैं सर कि हमने थीटा अभी क्या होगा? थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जिस तरह हमने ट्रांसलेशन के केस में एक्स था ना, वो एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस था, जबकि थीटा जो है वो रोटेशन होगी कि एक जो रोटेटिंग बॉडी है वो उसका पूरा चक्कर कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो इसमें कितने डिग्री वो मूव हुआ ये थीटा होगा। यानी कि अगर आपने उसको फोर्स अप्लाई की और वो एंगुलर उसके अंदर मूवमेंट जो है वो 30 डिग्री की आई, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो थीटा बेसिकली एंगुलर मूवमेंट है उसकी। ये जब आप रोबोटिक आर्म वगैरह देखेंगे ना, तो आपने अगर उसको मूव करना है मतलब नेक्स्ट पार्ट को, तो आप थीटा को थोड़ा थोड़ा थीटा भी इवन के 10 डिग्री 5 डिग्री आप उसको मूवमेंट देंगे, तो उसके लिहाज से फिर वो उसकी पोजीशन चेंज होगी। नेक्स्ट जो रोबोटिक आर्म का पार्ट है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर दोबारा बता दें जरा, ये एन क्या है? एन तो नंबर ऑफ टीथ है ना, कि एक गियर जो होता है ना, गियर्स तो आपने देखे हैं ना, ये देखे ना, ये इस पिक्चर में अगर हम देखें तो ये है ना गियर, जी इसमें सर। नंबर ऑफ टीथ हैं इसके। ये कितने ज्यादा है, एक में ज्यादा है एक में कम है। तो जी एन सर, वन एक में अगर 5 है। एम। हाँ, नेक्स्ट वाले में के 6 है, पहले वाले में ज्यादा है। तो एन जी टू सर। जो है वो 6 है, और पहले वाले में जो है वो जितने हैं इसके काउंट करके वो N1 हो जाएगा। अच्छा तो ये आप जो है वो अगर हमने ये इक्वेशन लिखी गियर 1 के लिए, जिस तरह हमने ट्रांसलेशन मोशन में लिखी थी, F इक्वल टू एम ए प्लस, और जो दूसरे क्रूज कंट्रोल के केस में हमने लिखी थी, वही एंगुलर के केस में हम उसकी लिख रहे हैं गियर वगैरह की। तो इस तरह अगर सर, हमने अभी, जे हाँ, सर जे मैस है। जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है।
इसको सर देखिए ना, हाँ, अगर F इज इक्वल टू M में है तो फिर थीटा A को रिप्लेस कर रहा है, यानी वो एंगुलर, वो आप कह रहे हैं एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जो है F इज इक्वल टू mx भी होता है ma भी होता है, एंगुलर के तो केस में वही ना वो। जो मैस का इक्विवेलेंट है ना वो J है। अब ठीक है सर। इसमें तो जो मैस है वो उस तरह तो नहीं होगी, इसमें तो आप किसी चीज को रोटेट करेंगे ना, तो वो जितना रेजिस्ट करेगी रोटेशन के लिए, वो उसकी मैस इतनी ज्यादा होगी ना, उतनी ज्यादा वो रेजिस्ट करेगी। जी तो सर। वो बेसिकली एंगुलर के केस में J होता है, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, वही मैस का ही आप कहते हैं कि इक्विवेलेंट होता है रोटेशन के केस में। जी सर। तो यहाँ पे हम बेसिकली फोर्स के बजाय यहाँ पे टॉर्क देख रहे हैं कि अगर हमने टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, यानी कि फोर्स इंटू एम, फोर्स इंटू आर, डिस्टेंस जो, यानी कि आपने एक चीज को घुमाया है तो कितना आपने उसको घुमाया, वो होता है टॉर्क। तो हम यहाँ पे टॉर्क का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। इसी तरह ये जो चीज़ है ना, एक तो आपको मोटरों में, मोटर्स जो होंगी वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मोटर्स जो है आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री के अंदर। इवन के रोबोटिक काम सारे मोटर्स पे ही चलते हैं, मोटर्स ही मेन पार्ट होती हैं रोबोटिक काम का। अच्छा, तो हमने, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये थीटा के ऊपर डबल डॉट क्यों लगाया हुआ है? स्केयर को शो कर रहा है। स्केयर नहीं है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। ओके ओके। चलें अब आगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ गेट ट्रेन्स। अब इसमें हमने पहले देखा था कि जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टीथ के। तो इसी तरह हम, यानी कि T2 डिवाइडेड बाय N2 इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय N1। तो उसके लिहाज से हम यहाँ पे जो फर्स्ट गियर से दूसरे गियर तक टॉर्क ट्रांसफर हो रहा है वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब इसी इक्वेशन से T1 की जो वैल्यू है, हम अगर ये पुरानी वाली इक्वेशन में पुट करें यहाँ पे, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे T2 आ गया, तो T2 हमने इधर कैलकुलेट किया था इक्वेशन 2 में। अब ये है कि हम इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया। अब ये है कि हमने यहाँ पे हमारे पास θ2 है, θ1 और θ2 दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं हमारे। अगर हम θ2 की वैल्यू इसके अंदर पुट करें, वो क्या, जो कि हमने यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 3 में हमने निकाली थी, तो अब हम इसमें अगर हम पुट करें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। ये, अब इस इक्वेशन को अगर हम, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई टॉ ए, यानी कि जो पहले गियर पे हम जो टॉर्क लगाएंगे और उसका, और जो लोड में जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उसका रिलेशनशिप हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको, सर इसमें कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी जो है ना हमारे पास टॉर्क है, मतलब सर वो छोटा टी एक टॉक वाला है, ये दूसरा टी भी है, दो टी है ना सर? देखें इसमें जो टॉ ए है ना, ये है इनपुट पे, यानी कि जो आपने फॉर एग्जांपल मोटर अगर कनेक्ट किया ना, मोटर घूमी है, तो ये मोटर का इनपुट है ये टॉर्क का ना। उसके बाद T1 जो कैपिटल T1 है, वो फर्स्ट गियर में जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ
और T2 जो है वो सेकंड गियर में टॉर्क जो है। तो उसके आगे जो TL जो है वो लोड में जो टॉर्क गया वो जो है ना टॉर्क लोड का टॉर्क है। टॉ ए बेसिकली आपका इनपुट है। ओके सर, जो T1 और कैपिटल T, ये सारे वो आउटपुट टॉर्क हैं। ये आगे गियर्स के टॉर्क्स हैं। ओके सर। सर ये पिछली स्लाइड में जो ये हमने T2 की वैल्यू पुट किया, ये कैसे किया, इसकी समझ नहीं आई। देखिए ना, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना कि जो इक्वेशन पढ़ी थी हमने, टॉर्क और स्पीड का रिलेशनशिप पढ़ा था हमने। ये देखें, ये गियर रेशियो इक्वल्स टू नंबर ऑफ टीथ ऑफ इनपुट गियर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑफ आउटपुट गियर इक्वल टू इनपुट टॉर्क डिवाइडेड बाय आउटपुट टॉर्क इक्वल टू आउटपुट स्पीड ओवर इनपुट स्पीड। इसको अगर आप देखें कि ये इतनी मुश्किल नहीं है इक्वेशन। इसको अगर आप देखें कि गियर रेशियो अगर ज़्यादा है, मतलब अगर नंबर ऑफ टीथ ऑफ इनपुट गियर अगर आप कंसीडर करें ये वाली एग्जांपल, तो यहाँ पे इनपुट के 24 हैं और आउटपुट वाले के फॉलोअर जो है वो आउटपुट है उसके 8 हैं, यानी कि 3/1 हो जाएगी। अब अगर इनपुट टॉर्क जो है ना वो इनपुट वाला ड्राइवर का टॉर्क जो है वो, चूंकि इसकी टर्न ज़्यादा है तो इसका मतलब है इसका एरिया भी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो आउटपुट वाले में जो है वो टॉर्क जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। इसमें टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा, दूसरे वाले में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसी तरह जो स्पीड है वो जितनी नंबर ऑफ टर्न्स आप देखेंगे इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी, जितने नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा है उतनी स्पीड इसकी कम होगी, क्योंकि इसका जो दूसरा वाला है अगर ये थोड़ा सा भी आप घुमाएंगे तो फॉलोअर जो है वो पूरा घूम जाएगा। यानी कि इसके जब 6 टीथ इसके घूमेंगे तो उसके भी 6 टीथ घूमेंगे, तो ये इसके 6 टीथ जो है वो थोड़ी सी ये भी 30 डिग्री घूमे और जो नेक्स्ट फॉलोअर जो है वो पूरा घूम जाएगा। तो जो इसका स्पीड है वो जो ट्रांसफर हो रही है वो बेसिकली डिपेंडेंट है नंबर ऑफ टीथ ऑफ इनपुट गियर के। मतलब ये रिलेशनशिप है, इससे आप जो है वो इसी को यूज करके हम आगे डिफरेंट रिलेशनशिप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो रेशो है T1 और N1 की हम यूज कर रहे हैं। इसी तरह हम इन वैल्यूज को अगर हम सर आपने अभी कहा कि अगर 6 टीथ एक के हैं तो दूसरे गियर के भी 6 ही होंगे, तो एंगल कैसे सेम होगा? एक तो छोटा नहीं है उससे, एक गियर छोटा है ना, उसके 8 टीथ हैं बस। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि दूसरे के भी सेम गियर सेम टीथ होंगे। अगर दोनों के सेम है तो फिर तो सारी चीजें बराबर हो जाएंगी ना, फिर जितनी पहले की स्पीड होगी उतनी दूसरे की होगी स्पीड। अगर पहले के अगर 6 गियर टीथ हैं, दूसरे के भी 6 हैं तो एंगल। हम्म सर आपने कहा कि अगर वो 6 एक टाइम पे घूम रहे हैं, मतलब एक के 24 है दूसरे के 8 है ना, तो अगर 6 एक के घूमे तो दूसरे के भी 6 ही होंगे एक टाइम पे, तो एंगल भी सेम होगा। नहीं, अभी आप ये वाली कंसिडर करें ना एग्जांपल। मैंने आपको कहा कि अगर इसके 6 जो टीथ हैं घूमेंगे, मतलब ये हर टीथ दूसरे के एक टीथ के साथ कनेक्टेड है, ये 6 घूमेंगे, ये पहला घूमेगा तो इसका एक टीथ घूम जाएगा। इस तरह जब 6 इसके घूमेंगे ना तो ये पूरी इसकी 360 डिग्री पूरा रोटेट कर जाएगा ये। लेकिन जब इसके 6 घूमेंगे तो ये सिर्फ मे बी 30 डिग्री घुमाओ, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक इतना पार्ट इसका मूव किया होगा, जबकि इसका पूरी रोटेशन हो जाएगी। तो ये जो टीथ हैं बेसिकली जितने ज्यादा टीथ होंगे ना उसकी रेशो से आप इसकी रोटेशन कंट्रोल कर सकते हैं। इसी जितनी रेशो बनेगी ना 1/,
ये तो यहाँ पे 1/3 बन रही है ना, यानी कि ये अगर 3 दफा, ये 1 दफा घूमेगा और ये 3 दफा घूमेगा, जी जी सर, आ गया समझ। तो इससे क्या होगा कि जब ये 1 दफा घूम रहा है और ये 3 दफा घूम रहा है तो इससे स्पीड ज्यादा हो रही है नेक्स्ट वाले की। तो इससे आप अगर मोटर लगाते हैं ना शुरू वाले के साथ, तो आप देखें कि जो मोटर अगर इससे मोटर की स्पीड कम है तो आप उसकी जो नेक्स्ट आपका लोड अगर आपने लगाना है तो उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं इन गेयर्स की रेशो के साथ। यही अगर आप देखें इलेक्ट्रिसिटी के केस में जो जनरेट होती है उसमें टरबाइन्स होती हैं। टरबाइन में जो पहली एक शाफ्ट होती है इसी तरह की, उसमें पानी गिरता है आके, तो वो पानी इस शाफ्ट को घुमाएगा, जो कि आप कहेंगे कि इसकी आपने एरिया ज्यादा रखा होगा, उसके टीथ ज्यादा रखे होंगे, तो वो थोड़ा सा घूमेगा तो उसके आगे आपने एक जनरेटर लगाया होगा, तो जनरेटर के अंदर वो जो रोटर है वो बहुत ज्यादा दफा घूमेगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये चीज जो है वो मैकेनिकल पावर ट्रांसमिट करने के लिए रोटेशन के केस में आप ये फार्मूलाज यूज करते हैं। सर जो लास्ट स्लाइड थी, स्लाइड नंबर 50, उसके लास्ट इक्वेशन वो थोड़ी एक्सप्लेन कर दें। यस सर, ये कैसे सब्स्टिट्यूशन हुई है? थीटा इसमें 2 की हम वैल्यू तो वाली में पुट कर दी गई है, उसके आगे ये n1 n2 कैसे मल्टीप्लाई कर दी है लास्ट टू वैल्यूज के साथ? ये देखें ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन 3 जो थी पिछली स्लाइड में, इसमें हमने बताया था कि θ2 इक्वल्स टू n1 बाय n2 इंटू θ1 है। मतलब हमने पहले ये बताया था कि n1 इंटू θ1 इक्वल्स टू n2 θ2। इसको अगर आप वैसे भी देखें ना कि अभी जो हमने बात की कि सर जितने ये तो नंबर समझ ऑफ, आ गई, ये थीटा 2 में सब्स्टिट्यूट कर दी गई। अगर आप उस इक्वेशन में देखें तो सेकंड और थर्ड वैल्यू के साथ भी, थर्ड वैल्यू के साथ n1 n2 कैसे डिवाइड हो गया है? और अगर थीटा 2 सब्स्टिट्यूट 2 है तो n1 n2 के साथ थीटा 1 आना चाहिए ना, थीटा 2 तो नहीं आना चाहिए, ये गलती क्योंकि होगी। थीटा 2 इज इक्वल टू। नहीं सही है, आप सही कह रही हैं, ये गलती है यहाँ पे, यहाँ θ1 आना चाहिए। और सर लास्ट वाली के साथ n1 n2 क्यों मल्टीप्लाई हुआ है tl के साथ? उसमें तो थीटा 2 है ही नहीं। ये आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये मिस्टेक है इसमें तो। लेकिन ये जो भी है कि अगर इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि θ2 की हमने वैल्यू पुट की है, तो बस उसके लिहाज से आना चाहिए, TL के साथ नहीं आना चाहिए। TL तो हमने इसको यूज ही नहीं किया, चेंज ही नहीं किया। यस सर। तो इनको अगर हम इसको अगर इसको आप देख लेना ना खुद भी वैसे डाल के, तो ये ये वैसे गलत है, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, तो ये आप खुद ही डाल के देखना तो वो हो जाएंगी सही। अगर हमने θ2 की वैल्यू पुट की है तो उसमें θ2 दोबारा नहीं आना चाहिए। अब इसी को सर ये हम जो सेकंड लास्ट जो हमने पीछे पिछली स्लाइड में 50 स्लाइड में सेकंड लास्ट वाली, इसमें ये T2 की वैल्यू ये पूरी मतलब पुट करेंगे हम, ये जो J2 ये थीटा, ये कहाँ वैल्यूज दी हुई है प्लस TL वाली? ये हमने अभी इससे पिछली वाली स्लाइड में निकाली थी ना, ठीक है क्वेश्चन ठीक 2 है। है ये, उसमें मेंशन है ना कि क्वेश्चन 2 है हमने यूज की। तो इसको हम जो है वो जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया कि जो J1 और J2 की टर्म्स थी ना, हमने इसको ऐसे रीअरेंज किया कि जहाँ पे J1 और J2 को हमने टोटल J इक्विवेलेंट टोटल वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया, और इसी तरह जो टोटल रोटेशनल फ्रिक्शन थी वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट था उसको हमने इस तरह ले लिया। तो हम जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया। तो सर ये तो पूरा रिलेशनशिप पिछली स्लाइड पे ही बेस्ड है, उस लास्ट इक्वेशन पे, फिर ये गलत है? इसको वैसे आप ना पुट करके देख लेना कि क्या आ रही है वैल्यू। अब देखें अगर यहाँ पे अब ये यहाँ पे n1 बाय n2 आ रहा है ना, ये बाहर
टीएल के बाहर तो N1 और N2 आ रहा है ना, जब आप इसको यस सर। खोलेंगे तो फिर तो ये N1 और N2 आ जाएगा ना इसके साथ, टीएल के साथ। सर फिर तो आ जाएगा, और जिसके साथ ऑलरेडी है उसके ये साथ फिर देखे ना, स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें N1 बाय N2 है ना, ये टीएल के साथ मल्टीप्लाई हो गया बाहर वाला जो था। जी तो सर। जहाँ पे यहाँ 2 दफा आएगा तो वहां पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर तो ठीक गलत है हो सर। जाएगा हम्म सर, फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो वहां पे नीचे तो मेंशन है कि वो n1 प्लस n1 ओवर n2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है टीएल के साथ, स्क्वायर तो नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पे तो नहीं आ रहा स्क्वायर, लेकिन जहाँ पे 2 दफा आएगा वहां पे स्क्वायर होगा ना। यहाँ पे तो नहीं आ रहा, ये इस केस में, टीएल के केस में तो नहीं स्क्वायर नहीं आ रहा। लेकिन आप ये देखें ना, ये पूरी इक्वेशन के बाहर यहाँ पे N1 बाय N2 है, यहाँ पे गलत है ना। अगर ये नहीं आना चाहिए तो ये तो मल्टीप्लाई होगा ना जब हम इसको खोलेंगे तो ये जी चीज आ सर, गई फिर यहाँ पे। इसको ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप वैसे ऐसे भी वैल्यूज डाल के सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएंगी वैल्यूज। अब इसी तरह यहाँ पे ये हो रहा है कि जनरलाइज कर दिया इसने कि अगर हमारे पास 2 गेयर्स के बजाय हमारे पास ज्यादा गेयर्स हो ना, तो हमारे पास ये फार्मूला इस तरह हो जाता है। इसी को आगे एक्सटेंड करते जाए, 4 हो जाएंगे तो यही फार्मूला एक्सटेंड होता रहेगा, यानी कि N1 बाय N2, N3 बाय N4, N5 बाय N6 हो जाएगा। इसी तरह ये फार्मूला आप आगे एक्सटेंड कर देंगे। जिस तरह ये है यहाँ पे फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, और थर्ड गियर के साथ जो है ना वो हमारा लोड कनेक्टेड है। तो इस तरह ये जो इनपुट जो है वो हमने पहले गियर पे टॉर्क लगा के दी। सर इसमें तो हमारे पास n4 है ही नहीं, तो n4 हम कहाँ से डालेंगे? नहीं, इस केस में तो नहीं है ना N4, वो N4 तो नहीं तब सर, आएगा जब हम चौथा गियर इस्तेमाल करेंगे। आपने भी कहा ना ऊपर, वो ऊपर वाली स्लाइड में लिखा हुआ है, ऊपर वाली करें सर, उसमें है कि जब 3 गियर्स होंगे तो n4 भी उसने यूज किया, n4 हम कहाँ से निकालेंगे? नहीं, अगर यहाँ पे आपका नहीं, N4 अगर नहीं है तो नहीं आएगा। 3 गियर के केस में 3 ही है। अब चौथा अगर गियर इस्तेमाल होगा ना, अगर हो सकता है ये जो लोड है ना आपका, इसके साथ अगर कोई रेशो है इसकी बनती, वो N4 काउंट हो जाएगा, क्योंकि N3 तो फिर N3 ही है। यानी इसको N1 जो है उसके साथ जितने टीथ हैं वो तो N1 के ही होंगे। इस तरह अगर आप कहते हैं कि जी ये जो गियर है ना, पहले वाला गियर ये मोटर के साथ कनेक्ट है, और मोटर के कितने वो टीथ हैं जो कि इसके साथ कनेक्टेड है, फिर वो आप उसको उसको N1 ले लेंगे, फिर ये गियर्स वालों को N2, N3, N4 कंसिडर कर लेंगे। और उसके बाद अगर लोड के साथ कनेक्टेड है, लोड जो है वो भी टीथ के साथ कनेक्टेड है या डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये भी डिपेंड करेगा। तो मतलब कहने, इसमें कहने का ये है कि ये वैसे स्टेटमेंट 3 गियर्स के बजाय यहाँ पे ना ये 4 के लिए होगी। तो ये यानी कि जो है जितने नंबर ऑफ गियर्स होंगे उतना ही होगा ना मैक्सिमम टीथ उसके अलावा चौथा तो नहीं आ सकता इसमें। जैसे कि ये वाली एग्जांपल है, इसमें 3 कनेक्टेड है तो 3 ही। लेकिन यहाँ पे उसने j तो 3 वैल्यूज इस्तेमाल की हैं, मतलब उसने टोटल जो मतलब मैथ लिया वो एंगुलर मैथ, तो वो उसने 3 ही लिए हैं, एक j1 j2 और j3, फिर तो ये 3 बस गियर्स का ही होगा। ये तो 3 गियर्स का ही है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि लोड अगर आपका कनेक्ट हो ना किसी, वो भी गियर रेशो के साथ किसी टीथ हो, फिर वो अलग केस आ जाएगा। लेकिन इस केस में तो 3 ही है, यानी कि अभी चौथा लोड का हम नहीं कर रहे काउंट।